कंपटीशन एक्ट 2002, ये चैप्टर आपके एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट 20 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। एक ये और एक फेमा के जो 4-5 चैप्टर मैंने एक साथ लिखवाए थे, ये दोनों चैप्टर्स बहुत डिटेल में आपको आते हैं, और एक कोपरा। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन एक्ट 2002। 2 लेक्चर में बेटा अपना ये टॉपिक खत्म होगा। सबसे पहले कंपटीशन क्यों आया, अब जरा नोट्स के सबसे पहले लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। कंपटीशन से पहले इंडिया में क्या एक्ट था, MRTP। इंडिया में एक्ट क्या था, MRTP, पूरा नाम था मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 1969 का बेटा ये एक्ट था। यानी कंपटीशन से पहले MRTP था, और MRTP लॉ ये बोलता था हम मोनोपोली नहीं होने देंगे। क्यों? मोनोपोली से नुकसान किसको होता है, कंज्यूमर को। इससे अच्छा, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेलर कम है और बायर ज्यादा है। जब नंबर ऑफ सेलर कम है और बायर ज्यादा है तो बायर के पास ऑप्शन नहीं होता कि यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां चले जाएंगे, वहां नहीं मिलेगा तो वहां चले जाएंगे, जिसकी वजह से सेलर का राइट ज्यादा हो जाता था और वो मार्केट में क्या करता था, डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता था। लेकिन जब से 2002 में इंडिया में क्या आया, कंपटीशन आया, तो हमने मार्केट में क्या रेज कर दिया, कंपटीशन। आज के दिन एक प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सेलर्स हैं। जब एक प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो बायर के पास ऑप्शन ज्यादा है, और जब बायर के पास ऑप्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में क्या रेज हो जाएगा, कंपटीशन। क्लियर है? तो MRTP एक्ट 1969 को हटाया गया और फिर इंडिया में क्या लेके आया गया, कंपटीशन एक्ट। अच्छा, एग्जाम में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, या फिर इंटरव्यू में आपको एक सवाल पूछता है, कंपटीशन लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। बस 2 ही इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को रोकना। आगे सेक्शन 3 जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव फेमा का ये था कि हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होने नहीं देंगे। ठीक है, आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है, पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और दूसरा, हम मार्केट में कंपटीशन रेज करेंगे। क्यों? जितना ज्यादा कंपटीशन, डायरेक्ट बेनिफिट किसको, बायर को। डायरेक्ट बेनिफिट किसको, बायर को। कंपटीशन होगा तो बायर के पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे, और ऑप्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा, बायर को। याद रहेगा? तो देखो, सबसे पहला मैंने इंट्रो में क्या लिखा हुआ है, द कंपटीशन एक्ट 2002 was enacted which aims at doing away from the rigidly structured MRTP। यानी MRTP में बहुत सारे क्या थे बेटा, रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन कंपटीशन में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। The Competition Act 2002 provide keeping in view the economic development of the country for the establishment of a commission to prevent practice। आगे कुछ सेक्शंस आगे मैं पढ़ाऊंगा जिसमें लिखा हुआ है उस पूरे एक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया जिसका नाम है CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज का हमारा मेन टॉपिक तो रहेगा किस पे, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे CCI क्या होता है। ठीक है, और CCI के नीचे एक और बॉडी काम करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट। इस CCI का मेन काम यही है कि वो मार्केट में क्या प्रमोट करे, कंपटीशन। देखो, सिर्फ कंपटीशन प्रमोट करना जरूरी नहीं है, कंपटीशन को सस्टेन करना भी जरूरी है। कंपटीशन सिर्फ प्रमोट करना जरूरी नहीं है, क्या है बेटा, सस्टेन करना भी जरूरी है। आप कंपटीशन मार्केट में बना के रखिए, जितना ज्यादा आप कंपटीशन बना के रखेंगे उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, हेल्दी मार्केट होगा, और हेल्दी मार्केट होगा तो डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को। पहले कंज्यूमर को क्या मिलता था, इनडायरेक्ट बेनिफिट। आज के दिन कंज्यूमर को क्या मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई। इंट्रो अपने काम का नहीं है, इंट्रो में तो जस्ट मैंने आपको ब्रीफ समरी दिया कि क्या है ये। अब आ जाओ बेटा सेकेंड पॉइंट जो एक आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन लॉ। कंपटीशन लॉ का क्या बेटा ऑब्जेक्टिव है, क्या बताया था मैंने, 2 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होने नहीं देंगे। देखो मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, होने नहीं देंगे, इसका मतलब प्रोहिबिटेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं बोलता होने देंगे विद सम कंडीशन तो क्या बोलता मैं, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होने ही नहीं देंगे। क्लियर है? और दूसरा, मार्केट में क्या रेज करेंगे, कंपटीशन। मार्केट में क्या रेज करेंगे,
कंपटीशन। क्यों कंपटीशन रेज करना है? ताकि मार्केट हेल्दी हो और डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिले? बायर को। क्लियर है? बस ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? कंपटीशन लॉ का। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। अब कुछ डेफिनेशंस अपन को बेटा पढ़ने हैं, ठीक है? उसमें से दो डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो दो डेफिनेशंस पढ़ा रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला डेफिनेशन है बेटा एक्विजिशन। पहला डेफिनेशन क्या है? एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज। बेटा अपन कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं। कंपनी लॉ में कितनी बार अपन ने एक्विजिशन वर्ड को इस्तेमाल किया है? एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज, और परचेज दो तरीके से होती है, या तो होल्डिंग का परचेज या तो कंट्रोल का परचेज। याद है जब हमने होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा था, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की 50% से ज़्यादा शेयर्स ले लेती है तो वो सब्सिडरी बन जाती है, ठीक है? या फिर कंट्रोल एक्वायर कर लिया किसके ऊपर? बोर्ड के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगी? सब्सिडरी बन जाएगी। पढ़ा था। ऑन द सेम लाइन यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि एक्विजिशन, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रही है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के कंट्रोल को एक्वायर करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ एक्विजिशन। कितना कंट्रोल, कितना शेयर्स, ये बेटा आगे जाके हम सेक्शन 5 और सेक्शन नंबर 6 में पढ़ेंगे। याद रहेगा? पक्का? तो चलिए देखो एक्विजिशन का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। एक्विजिशन मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्वायरिंग और एग्री टू अक्वायर। यानी अक्वायरिंग का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और एग्रीइंग टू एक्वायर का मतलब क्या है? एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? शेयर्स, वोटिंग राइट और एसेट ऑफ एनी इंटरप्राइजेस, यानी एक इंटरप्राइजेस दूसरी इंटरप्राइजेस का शेयर्स खरीदे, या फिर वोटिंग राइट खरीदे, या फिर एसेट खरीदे, हम क्या बोलेंगे? इट इज अ एक्विजिशन। पता है? और इसी कंसेप्ट को कंपटीशन लॉ में बोला गया है मर्जर। समझ में आ गया? नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। एक कंपनी दूसरे कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रही है। याद है मैंने मैनेजमेंट कंट्रोल का एक एग्जांपल बताया था? मैनेजमेंट कंट्रोल का क्या एग्जांपल बताया था? एक कंपनी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेज कर रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैसे ही काम करता है जैसे मैं बोल रहा हूं। याद रहेगा? पक्का? तो ये था बेटा तुम्हारा एक्विजिशन का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? एक्विजिशन का। कॉम्पिटिशन है ना? चलो नेक्स्ट आ जा बेटा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट, वेदर और नॉट सच एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट इज फॉर्मल और इन राइटिंग, whether or not such agreement, understanding or action is intended to be enforceable by legal proceeding। सुनो बेटा, लॉ मेकर ने क्या बोला? यहां पे एग्रीमेंट का मतलब है वेदर ओरल और रिटन। समझ में आ गया? तो यानी सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले लॉ को अपनाया। याद है ना कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और कॉन्ट्रैक्ट में भी इन राइटिंग। तो यहां पे भी क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट में भी ओरल और एग्रीमेंट में भी इन राइटिंग। आपके बीच में अगर ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो मुझे बताओ इन्फोर्सेबल होगा? नहीं, आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके बीच में अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो क्या इन्फोर्सेबल होगा? यस। इसलिए लास्ट में वर्ड क्या लिखा हुआ है? वेदर इट इज इन्फोर्सेबल और नॉट। वो सब किसकी डेफिनेशन में आएगा? एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आएगा। याद रहेगा? अभी तक जो दोनों डेफिनेशन पढ़ा वो इतने काम का नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए, एक्ट को समझने के लिए, बट एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक, चलो एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कार्टेल। ठीक है, कार्टेल के साथ साथ मैं एक डेफिनेशन और पढ़ाऊंगा, बट वो डेफिनेशन मैंने पेज नंबर 2 पे नहीं लिखा है। वो डेफिनेशन बेटा मैंने लिखा है पेज नंबर आई थिंक 4 पे होगा। नहीं, एक मिनट, पेज नंबर 6 पे है बेटा। ठीक है, दो डेफिनेशंस एक साथ। पहला हम पढ़ने वाले हैं कार्टेल, और दूसरा क्या लिखा हुआ है 6 पे? बिड रिंग्स। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेल। कार्टेल को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एसोसिएशन। कार्टेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। कार्टेल क्या होता है? एक एसोसिएशन होता है, ग्रुप होता है। कार्टेल क्या होता है? एक एसोसिएशन होता है और एक ग्रुप होता है। सर किस चीज का एसोसिएशन, किस चीज का ग्रुप? बहुत ध्यान समझना बेटा, इसके ऊपर केस लॉज बनता है। नोट्स में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। कार्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर,
ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। यानी कार्टेल किसका किसका एसोसिएशन होता है? मैन्युफैक्चरर का, प्रोड्यूसर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, सर्विस प्रोवाइडर का, ठीक है। हु बाय एग्रीमेंट, जो आपस में एग्रीमेंट करके क्या करते हैं? लिमिट लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। किसके ऊपर? लिमिट करते हैं या कंट्रोल करते हैं या अटेम्प्ट टू कंट्रोल करते हैं। किसके ऊपर? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस या फिर गुड्स के ऊपर क्या लगा देते हैं बेटा? रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। चलो अब इसको हिंदी में समझते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट में बिजनेसमैन हो, ठीक है। अच्छा सुनो, पहले इसको एक जनरल एग्जांपल समझते हैं। घर में ज्यादा खाना बनेगा तो क्या होगा? वेस्टेज होगा। तो मम्मी क्या करेगी? खाना कम बनाएगी। खाना कम बनाने का पर्पस क्या था मम्मी का? लोगों को भूखा रखना। क्या पर्पस था? वेस्ट ना हो। ऑन द सेम लाइन इंडिया के अंदर में एवरी डे इतने आर्टिकल वेस्ट होते जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो लॉ मेकर ने एक प्लानिंग किया, जहां पे ज्यादा सप्लाई है वहां का सप्लाई कट कर दो, सप्लाई उतना ही दो जितना वहां की नीड है, और जो सप्लाई आपने वहां से कट किया वो दूसरी सोसाइटी को दे दो, ताकि वहां के नीड भी क्या हो जाए बेटा? फुलफिल हो जाए। आ रही है बातें समझ में क्या बोल रहा हूं? जहां पे सप्लाई कम है क्या करेंगे? जहां पे सप्लाई ज्यादा है वहां से सप्लाई को कट करेंगे, और जहां पे सप्लाई कम है वहां पे सप्लाई को दे देंगे। इससे क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। बताओ, कार्टेल सही प्लानिंग था गवर्नमेंट का? बट जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा था उन लोगों ने इस प्लानिंग की वाट लगा दी, ठीक है। मान लेते हैं मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रखा हूं, धार्मिक इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है। जैसे ही गवर्नमेंट की प्लानिंग आई, मैंने और धार्मिक ने मिलकर जानबूझ के कार्टेल बनाया। हमारा इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? जब सप्लाई के ऊपर रोक लगा दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मार्केट में दो चीजों के ऊपर कार्टेल बनना शुरू हो जाएगा, दो चीजों के ऊपर, और वो है वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स बता रहा हूं। ओनियन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ओनियन के ऊपर कार्टेल बनता है कब? जब बारिश का टाइम आ जाती है, ठीक है। और एक आर्टिकल वो कभी कभी होता है बट ज्यादातर टाइम नहीं होता, टोमेटो, ठीक है। इन दो आर्टिकल्स के ऊपर कार्टेल बनता है। गवर्नमेंट ये बोलती है हमने कार्टेल बंद कर दिया, बट नहीं, कार्टेल आज भी है, आज भी लीगल कार्टेल, और बहुत सारे ऐसे कार्टेल है जो खुद गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट जानबूझ के क्या रोक देती है? सप्लाई, ताकि डिमांड बढ़ेगा, हम उसके ऊपर क्या बढ़ा देंगे? प्राइस। आ रही है बातें समझ में? तो देखो कार्टेल का मतलब क्या हो गया? आप एक एसोसिएशन बना के किस पे लिमिट लगा रहे हो? प्रोडक्शन पे, सप्लाई पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, ताकि क्या बढ़ जाए? डिमांड, और डिमांड बढ़ जाएगा तो हम क्या बढ़ा देंगे? प्राइस। जब ऐसा चीज मार्केट में होने लगा तो लॉ मेकर ने कार्टेल बनने के ऊपर ही रोक लगा दी। लॉ मेकर ने कार्टेल बनने के ऊपर क्या लगा दी बेटा? रोक लगा दी, ठीक है। अब कार्टेल कौन बनाता है? गवर्नमेंट। कार्टेल कौन बनाता है? गवर्नमेंट। समझा? हमारे इंडियन गवर्नमेंट को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि अगर मार्केट में पब्लिक कोई ऐसा काम कर दे तो उनको बुरा लगता है कि प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? पब्लिक के पास, जबकि प्रॉफिट किसके पास आना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर देती है? फिर वो धंधा खुद शुरू कर देती है। नोट्स तो नहीं हो गए? समझ में आया कार्टेल का मतलब क्या है? चलो अब दूसरा एग्जांपल देता हूं बेटा, बिड रिगिंग्स का। ध्यान सुन, अब ये क्या होता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं, अपने फार्मर्स बिल का एग्जांपल लेकर समझाते हैं, ठीक है। आपको पता फार्मर बिल आया, और फार्मर बिल आया और उसको फार्मर्स ने अपोज किया तो गवर्नमेंट को कैंसिल करना पड़ा। चलो क्या था उस बिल में प्रॉब्लम, सब कुछ एकदम डिटेल में 1 to 1। फार्मर का जो बिल आया उसमें गवर्नमेंट क्या कमिटमेंट कर रही थी फार्मर को? हमने एजेंट हटा दिया, अब फार्मर के लिए इंडियन मार्केट एक खुला मार्केट है, फार्मर जहां चाहे वहां जाके आर्टिकल को सेल कर सकता है। क्लियर? एक बात मुझे बताओ, इंडिया में जगह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस सब जगह होती है। कहाँ होती है? जहां पे बिजनेस करने का सोर्सेज अवेलेबल हो वहीं पे होगा ना। यानी बिजनेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। विदाउट प्लेटफॉर्म क्या तुम बिजनेस कर पाओगे? नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल, स्टॉक मार्केट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। किस चीज का प्लेटफॉर्म है? सेल एंड परचेज ऑफ व्हाट? सिक्योरिटीज। अगर मान लो हम एनएससी और बीएससी को हटा दें,
आज इंडियन गवर्नमेंट बोले हमने एनएससी बंद कर दी, बीएससी बंद कर दी, क्या होगा? खत्म, कुछ है ही नहीं फिर इंडिया में। तो हमें क्या चाहिए? एक मार्केट प्लेस चाहिए। आप देखते हो गांव वगैरह में जाते हो, गांव वगैरह में एक मार्केट लगता है, जो छोटा मोटा मार्केट होता है, बट एक प्लेस पे लगता है। क्या ऐसे ही हम बोल देते हैं? चलो मेट्रो सिटीज में बेनिफिट हो जाती है, सिटी में बेनिफिट हो जाते हैं कि सब्जी वाला आपके घर पे आ जाता है, गांव में नहीं, आपको सब्जी वाले के पास जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है? एक पर्टिकुलर मार्केट लगता है और उस मार्केट वो एक पर्टिकुलर डे को लगेगा। ऑन द सेम लाइन जब फार्मर बिल आया तो फार्मर्स को ये बोला कि हमने एजेंट हटा दिया, अब आप जहां मन चाहो वहां, मतलब बिहार का फार्मर एमपी में जाके आर्टिकल बेच सकता है और महाराष्ट्र का फार्मर बिहार में जाके आर्टिकल बेच सकता है, नो एनी एजेंट। पहले काम किसके थ्रू होता था? फार्मर ने बोला वेलकम है, ये स्टेप ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उसका कुछ बेस प्राइस तो होना चाहिए, करेक्ट है? तो फार्मर बिल आने से पहले एमएसपी नाम का एक कंसेप्ट हुआ करता था, ठीक है? तो फार्मर्स ने बोला ठीक है, आप एमएसपी लिख के दे दीजिए कि हमारे इस आर्टिकल का इतना एमएसपी होगा। यानी गवर्नमेंट ने नए वाले एक्ट में खुला राइट दे दिया किसको? कॉर्पोरेट को, ठीक है? चलो एग्जांपल लेते हैं, आप सब कॉर्पोरेट हो और मान लो मैं ये 3 फार्मर है और आप सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो, ठीक है? अब भी हम तीनों को अपनी आर्टिकल आप तक पहुंचाने के लिए पहले किसका सहारा लेना पड़ता था? एजेंट। अब हमने बीच से किसको हटा दिया? एजेंट। यानी अब हम डायरेक्टली आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक? अब आपके पास एक खुला राइट आ गया, किस चीज का? फार्मर आएगा हमारे पास। अब फार्मर क्या होते हैं? छोटे छोटे लोग होते हैं, अब इनके पास इतनी स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती, बट इनका प्रोडक्शन यूज होता है। फॉर एग्जांपल 3 स्टेट इंडिया का, 4 स्टेट बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में डील करता है। पहला पंजाब, दूसरा बिहार, तीसरा यूपी, चौथा महाराष्ट्र, ठीक है? ये 4 स्टेट्स एग्रीकल्चर में बहुत आगे हैं, करेक्ट? अब इन 4 स्टेट्स के पास मान लो मैं एक फार्मर हूँ पंजाब का, ठीक है? मैंने बहुत सारे अनाज उगाए, अब सेल करने के लिए आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है? अब आप सब कौन हो? कॉर्पोरेट्स। आप सबने पता क्या किया? एक एसोसिएशन बना लिया, कार्टेल नहीं, एक एसोसिएशन बनाया, ठीक है? क्या बनाया? आप लोगों ने एक एसोसिएशन बना लिया और उसमें क्या डिसाइड किया? एक काम कर रहा हूं, कुछ ले लें, छोटे वाले रूम से। आपने क्या डिसाइड किया? एक एसोसिएशन बना लिया और आपने क्या डिसाइड किया कि कल जब हम बिडिंग में जाएंगे ना फार्मर के साथ उनकी आर्टिकल्स पे बोली लगाने के लिए, इस प्राइस से ज्यादा नहीं जाएंगे। समझा मैंने क्या बोला? आप लोगों ने पहले ही फॉर्म बना लिया कि हम इस प्राइस से ज्यादा नहीं जाएंगे, करेक्ट है? जब आपका ये एसोसिएशन बन गया तो कल के दिन जब बिडिंग करने के लिए आप हम तीनों के साथ आए तो आप रिजिड हो गए, उस प्राइस से ज्यादा हम नहीं सेल करेंगे, उस प्राइस से ज्यादा हम नहीं सेल करेंगे। उस पर क्या होगा? हम लोगों को वो प्राइस कम लगा तो हम अपनी आर्टिकल लेके वापस आ गए। जब आर्टिकल लेके वापस आएंगे तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? रखने की जगह। क्या हम फार्मर्स के पास रखने की जगह होगी? नहीं। अल्टीमेटली हमारा आर्टिकल 1 महीने, 1.5 महीने या 15 दिन या 20 दिन बाद क्या होना शुरू हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। जब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा अल्टीमेटली हम फिर कहाँ जाएंगे? आपके पास। जब आपके पास दोबारा जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? कल हमने कितना प्राइस ऑफर किया था? 30, आज 15। क्यों? क्योंकि आपके आर्टिकल डिस्ट्रॉय होने लगे। आपके आर्टिकल क्या होने लगे? डिस्ट्रॉय होने लगे। समझ में आ गया? यही प्रॉब्लम थी किसमें? न्यू वाले बिल में। समझा? इसी वजह से फार्मर क्या करने लगे? इसको अपोज करने लगे। और जब फार्मर ने अपोज किया तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम जुडिशियल रिव्यू हो गया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब याद है? जूरी में बताया था क्या? कोर्ट इंटरफेयर करता है। कौन इंटरफेयर करता है? कोर्ट इंटरफेयर करता है। आ रही है बातें समझ में? पक्का? चलिए, तो ये समझ में आ गया बिड-रिंग्स क्या होता है? बिड-रिंग्स का मतलब होता है आप लोग बिडिंग करने वाले लोग आपस में क्या बना लेते हो? एसोसिएशन, और एक प्री डिटरमाइंड लेवल क्या कर देते हो बेटा? फिक्स कर देते हो। उससे ज्यादा हम प्राइस जाने नहीं देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बिड-रिंग्स। चलो, कार्टेल और बिड-रिंग समझ में आ गया? ये दोनों बेटा रट के जाना, इसके ऊपर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स लिखने को आएंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है कंज्यूमर का। नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है? कंज्यूमर का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर? कंज्यूमर का मतलब है जिस 2 वर्ड होता है बेटा, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। एक होता है कस्टमर और एक होता है बेटा क्या? कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है?
जिसने आर्टिकल परचेज किया है वो कहलाता है कस्टमर, और जो आर्टिकल कंज्यूम कर रहा है वो कहलाता है कंज्यूमर। अगर मैंने आर्टिकल परचेज किया है तो मैं क्या कहलाऊंगा? कस्टमर। और मैंने खरीदा लेकिन आर्टिकल मेरे पापा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पापा क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। याद रहेगा, जिसने आर्टिकल परचेज किया वो कस्टमर, और जिसने आर्टिकल को कंज्यूम किया वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर। कोई दिक्कत है? चलो, लेकिन ध्यान से, आप किसी भी आर्टिकल के कंज्यूमर या कस्टमर तभी कहलाओगे जब वो आर्टिकल कंसिडरेशन पे लिया गया है। अगर वो आर्टिकल कंसिडरेशन पे नहीं लिया गया है तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। फॉर एग्जांपल, मेरे अंकल की दुकान है, अंकल ने मुझे आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, आई एम नॉट ए कंज्यूमर। समझा? कंज्यूमर या कस्टमर कब कहलाओगे? जब आर्टिकल आपने किस में परचेज किया है? कंसिडरेशन पे। विदाउट कंसिडरेशन यू विल नॉट बी काउंटेड एज अ कंज्यूमर। अब ध्यान सुनना, चाहे वो कंसिडरेशन पेड हो या प्रॉमिस्ड हो, चाहे वो कंसिडरेशन क्या हो बेटा? पेड हो या प्रॉमिस्ड हो। या तो आपने कंसिडरेशन पे कर दिया है या फिर कंसिडरेशन का क्या किया है बेटा? प्रॉमिस किया है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? आप क्या कहलाओगे? कंज्यूमर। यानी इफ यू आर परचेजिंग द आर्टिकल इन इंस्टॉलमेंट देन यू आर ऑल्सो अ कंज्यूमर। याद रहेगा? ओ भाई, आते ही तेरा आतंक शुरू हो जाता है भाई। सुनो, कंज्यूमर का मतलब समझ में आया? कंज्यूमर दो चीज के रिगार्डिंग होगा, गुड्स के रिगार्डिंग भी कंज्यूमर कहलाओगे और सर्विस के रिगार्डिंग भी कंज्यूमर कहलाओगे। क्लियर है? तो देखो वहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंज्यूमर। कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन। अंडरलाइन द वर्ड कंसिडरेशन। फोकट में ली गई चीजों के रिगार्डिंग तुम कंज्यूमर नहीं हो, पैसा पे करो। ठीक है? विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड, इसलिए मैंने क्या बोला? या तो पेड होगा या तो प्रॉमिस्ड होगा, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। एंड इंक्लूड्स एन यूजर ऑफ गुड्स। यूजर ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया? जिसने खरीदा पैसे दे के वो कस्टमर, और जिसको जो यूज कर रहा है वो कंज्यूमर। इसलिए क्या बोला? यूजर ऑफ गुड्स भी यहाँ पे क्या कहलाएगा? कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल, आपने गुड्स खरीदा, इस्तेमाल कर रहे हैं पापा, ठीक है? पापा को डैमेज हो गया, पापा ने भले पैसे दिए हो ना दिए हो, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। याद रहेगा? आगे, partly paid or partly promised under a system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, whether such purchase of goods is for resale or for any commercial purpose। सुनो बेटा, अब ध्यान से, जब मैं कोपरा पढ़ाऊंगा ना ये डेफिनेशन दोबारा पूछूंगा और देखूंगा वहां पे किसको याद है। कोपरा में भी कंज्यूमर का डेफिनेशन है, बट कोपरा और कंपटीशन के कंज्यूमर का डिफरेंस बस इतना सा है, सब कुछ सेम है। यहां पे कंपटीशन एक्ट में वो सब लोग कंज्यूमर कहलाएंगे जिसने आर्टिकल खुद के लिए खरीदा है या सेल के लिए खरीदा है। समझा? मतलब आप खुद कंज्यूम करोगे तो भी कंज्यूमर, रीसेल करोगे तो भी कंज्यूमर। लेकिन कोपरा क्या बोलता है? खुद कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है, रीसेल वाला कंज्यूमर नहीं है। याद रहेगा? कोपरा क्या बोलता है? खुद कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है लेकिन रीसेल करने वाला कंज्यूमर नहीं है। याद रहेगा? ये चीज मैं पूछूंगा। और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ बेटा सर्विस के बारे में। सर्विस आपने अवेल कर लिया है, पैसे पे कर दिए या फिर प्रॉमिस किया है। सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट आपने किया लेकिन अवेल आपका कोई भी रिलेटिव कर रहा है, कोई भी कर रहा है, आपके बिहाफ पे कोई भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी स्पाउस के लिए LIC लिया, बेनिफिट किसको मिलने वाला है? स्पाउस को। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? मैं। तो लॉ मेकर ने क्या बोला? आपके स्पाउस भी कंज्यूमर है। मैं तो कंज्यूमर ही हूं, आपके स्पाउस भी क्या है बेटा? कंज्यूमर है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? पक्का? तो कंज्यूमर का डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गया। बताओ कोपरा में और यहाँ पे कंज्यूमर क्या डिफरेंस है? वहां पे बस रीसेल वाले लोग कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पे रीसेल वाले हो या पर्सनल पर्पस के लिए वो सब क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। क्लियर है? बताओ कितने डेफिनेशन अभी तक पढ़ लिए? 5। कौन कौन से? एक्विजिशन, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा कार्टेल, चौथा बिड-रिंग्स और पांचवा कंज्यूमर। नेक्स्ट है बेटा सर्विस। ध्यान से बेटा, आपको पता है बहुत सारे बच्चों ने सैलरी चैप्टर पढ़ लिया। सैलरी चैप्टर में मैंने सर्विस को 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होता है। ध्यान से, इस एक्ट के अंदर में वही सर्विस आएगा जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वाला होगा।
कॉन्ट्रैक्ट फॉर। बताओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ और कॉन्ट्रैक्ट फॉर का क्या डिफरेंस बताया था? एम्प्लॉयर के गाइडेंस पे काम करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, और एम्प्लॉय अपनी मर्जी से काम करता है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्लास को साफ सफाई करने के लिए जो आंटी आती, जैसा हम बोलेंगे वैसा वो साफ सफाई करेंगी, तो वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। लेकिन हमारे क्लास का इलेक्ट्रीशियन जो आता है, हम बस अपॉइंट करते बट वो काम अपने तरीके से करता है, तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। रट्टा मार लो, कंपटीशन एक्ट में और कोपरा में दोनों में वही वाला सर्विस आएगा जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नहीं आएगा। आई बातें समझ में? याद हो गया? तो छठा डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। किसका बेटा? सर्विस। किसी भी टाइप का सर्विस यहाँ सर्विस के डेफिनेशन में आ जाएगा। बस एक ही चीज याद रखना है, कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट फॉर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है बेटा गुड्स। सेम सोगा वाला। बताओ जरा, सोगा में गुड्स का डेफिनेशन क्या था? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, वेरी गुड, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम और मनी बेटा गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन ध्यान से, करंट करेंसी इज नॉट अ गुड्स बट ओल्ड करेंसी इज अ गुड्स। शादी में देखते, मान लो कुशल की शादी हुई, नालायक ने 1000 के नोट पहन रखे हैं, वो गुड्स है। क्यों? 1000 की नोट साथ करेंसी में नहीं है। समझा नहीं समझा? वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा? गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, तो हमने गुड्स का डेफिनेशन, गुड्स के डेफिनेशन में कुछ भी आ जाएगा बेटा, जो भी गुड्स सोगा में डिफाइन है, जो भी गुड्स आपने बनाया है या प्रोसेस किया है। ध्यान से, डिबेंचर भी गुड्स है बेटा, डिबेंचर भी गुड्स है, लेकिन कब? शेयर्स भी गुड्स है, कब? बोलो, आफ्टर अलॉटमेंट। जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है। याद रहेगा? पक्का? चलिए, तो हमने बेटा गुड्स का डेफिनेशन भी पढ़ लिया। चलिए, एक डेफिनेशन तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस? एंटरप्राइजेस का मतलब धंधा। एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस। एक बात मुझे बताओ, ये जितनी भी कहानी तुम पढ़ रहे हो कहाँ लगने वाला है? घर में? बिजनेस में लगेगा ना, लिटरली सी बात है। तो एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है बेटा? बिजनेस, वेदर इट इज अ प्राइवेट और पब्लिक। तुमने खोल रखा है तो भी वो एंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट ने खोल रखा है तो भी वो एंटरप्राइजेस है। याद रहेगा? ध्यान से, ये एक ऐसा लॉ है जो किसी भी एंटरप्राइजेस को बकसता नहीं है। क्या बोलता है? चाहे गवर्नमेंट का हो या पब्लिक का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर एक एंटरप्राइजेस के ऊपर लगूंगा। समझा? याद रहेगा? इसी के साथ हमारे बेटा इस एक्ट को समझने के डेफिनेशंस खत्म हो गए। अब डेफिनेशंस में रट्टा कौन कौन से मार के जाना? कार्टेल, कंज्यूमर, सर्विस और बिड्रिंग्स। ये 4 डेफिनेशंस आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में, दोबारा बोल रहा हूं, कार्टेल, कंज्यूमर, सर्विस और बिड्रिंग्स। क्लियर है? चलो, अब आते हैं बेटा मेन। अब यहां से हम सेक्शंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। अगेन रिक्वेस्ट है, सेक्शंस याद रखना है, ठीक है? ज्यादा सेक्शन नहीं पढ़ेंगे बेटा, 3 से शुरू करेंगे, 30 पे जाके एंड करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? 3 से शुरू करेंगे और 30 पे जाके अपन एंड करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि 30 पूरा लगातार में पढ़ना है, कुछ कुछ सेक्शंस बीच में हम छोड़ते रहेंगे, ठीक है? आज का जो मेरा टारगेट है वो है 3 और 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है? पहले बात करते हैं बेटा हम 3 एंड 4 की। चलिए, पेज नंबर 4 पे देखो, सेक्शन नंबर 3 आपको लिखा होगा, ठीक है? लेकिन सेक्शन 3 को समझने से पहले अपन 2 वर्ड समझेंगे बेटा। चलो, अब ये आंसर तो तुम लोग दोगे नहीं तो लालच है बेटा, इतने साल से इंडिया में रह के फिर कुछ नहीं किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होगा, या तो गुड्स का या तो सर्विस का, उसको बोलेंगे हम मार्केट। चल बताओ, अभी तक कितने सालों में बहुत जगह मार्केट गए होगे? इंडिया में कितनी टाइप की मार्केट है? बहुत टाइप। कौन कौन से? ज्वेलरी की है, खाने की है, कपड़ों की है। मैं वो नहीं, कैटेगरी मतलब किस कैटेगरी में आपने बांट रखा है? ध्यान सुनो बेटा, होलसेल रिटेल, होलसेल प्लेस और टाइम।
होलसेल और रिटेल। नहीं, वो तो बेटा गुड्स के बाइफर्केशन में होगी। होलसेल गुड्स की मार्केट अलग, रिटेल गुड्स की मार्केट अलग। इंडस्ट्रियल मार्केट। इन सारे मार्केट को दो ही में बांटा गया है बेटा, एज पर कंपटीशन, रेलेवेंट मार्केट और ज्योग्राफिक मार्केट। एज पर कंपटीशन दो कैटेगरी में बांटा गया, कौन कौन सा? रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। चलो, डीमार्ट गए हो? डीमार्ट, इन दोनों में से बताओ डीमार्ट कहाँ आएगा, ज्योग्राफिक में या प्रोडक्ट में? डीमार्ट इज अ प्रोडक्ट मार्केट। क्यों? अब कैसे पता लगेगा सर वो प्रोडक्ट मार्केट है? कोई भी ऐसा मार्केट जहां पे किसी भी प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो, किसी भी प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, कुशल आज गया डीमार्ट, सोच के गया था शर्ट लेके आऊंगा, नहीं मिला, टी शर्ट लेके उठा के लेके आ गया। प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था, खाली हाथ तो नहीं आया ना। गया था बाबा रामदेव का टूथपेस्ट लेके आऊंगा, नहीं मिला, क्लोजअप लेके आ गया। ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है मार्केट, इसको क्या बोलेंगे? इट्स अ प्रोडक्ट मार्केट। और कोई भी ऐसा मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया में ही लगता है, उसके अलावा कहीं नहीं लगेगा, दैट इज ज्योग्राफिक मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर किसी की शादी है, कोई फंक्शन है और हमें फ्लावर का इस्तेमाल करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? दादर। ठीक है। और अगर बहुत ही चीप प्राइस पे सब्जी लेना है तो भी कहाँ जाना पड़ेगा? दादर। तो ये क्या हो गया? ज्योग्राफिक मार्केट, उसके अलावा वो मार्केट कहीं और लगती नहीं। याद रहेगा या नहीं रहेगा? पक्का। चलो, तो दो मार्केट हमने पढ़े, कौन कौन से? प्रोडक्ट और ज्योग्राफिक। प्रोडक्ट में क्या अवेलेबल है? ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। और ज्योग्राफिक में वो मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया में ही लगता है। क्लियर है? चलो, अब इन मार्केट्स को चलाने के लिए लॉ मेकर ने दो सेक्शंस बनाए बेटा, सेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 4। ध्यान से सेक्शन 3 और 4 को समझना, फिर मैं रिलायंस का केस आपके सामने में रखूंगा और फिर आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कि सेक्शन 3 और 4 का वायलेशन है या नहीं है। इसलिए बहुत आराम से समझना सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 क्या बोलता है? जो हमने दो मार्केट बनाए, अगर आपने उस मार्केट में कोई एग्रीमेंट किया जो एंटी कॉम्पिटिटिव है तो वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। अगर आपने उस मार्केट में कोई कार्टेल बनाया और कार्टेल बना के वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया तो बोला वो एग्रीमेंट ही वॉइड है। समझा? सेक्शन 3 सिंपल क्या बोलता है? इन दोनों मार्केट में आपको एग्रीमेंट बनाना अलाउड है, लेकिन एग्रीमेंट आपने कैसा बनाया? एंटी कॉम्पिटिटिव, तो एग्रीमेंट डिसअलाउड है। एग्रीमेंट कैसा बनाया बेटा? एंटी कॉम्पिटिटिव, तो एग्रीमेंट क्या है? डिसअलाउड है। ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा कहां पे आके रुक गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव? एंटी कॉम्पिटिटिव को सिंपल वर्ड में बोलते हैं कोई भी ऐसा मार्केट जो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर देगा मार्केट में, उसको हम बोलेंगे इट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसा मार्केट जो क्या क्रिएट कर देगा, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो क्या क्रिएट कर देगा? एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर देगा, हम क्या बोलेंगे? इट्स अ एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है। देखिए आपके नोट्स के पेज नंबर 4 में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्या लिखा हुआ है? No enterprises or association of person shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of service which cause or likely to cause an appreciable adverse effect on competition. क्लियर है? अगर ऐसा किया तो हम क्या बोल देंगे? और एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? सीधा वॉइड। अगर एंटी कॉम्पिटिटिव हो गया तो एग्रीमेंट सीधा क्या कहलाएगा? वॉइड। सेकंड पॉइंट देखो लिखा हुआ है, अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाया तो क्या कहलाएगा? वो वॉइड। क्या कहलाएगा? वो वॉइड। तो ध्यान से सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 पढ़ना है, सबसेक्शन 2 पढ़ना है। ठीक है। सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जा बेटा, वहां पे आपको सबसेक्शन 4 दिख रहा। नेक्स्ट पेज पे देखो सबसेक्शन नंबर 4 दिख रहा। चलो देखो क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 4। अब सवाल उठा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट? देखो 5 टाइप का एग्रीमेंट इन अ मार्केट इज कॉल्ड एंटी कॉम्पिटिटिव। 5 टाइप का एग्रीमेंट। अब अपने आप को गौर करना कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ? 5 टाइप का एग्रीमेंट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। पहला टाई इन एग्रीमेंट। देखो टाई इन एग्रीमेंट को नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है। इस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी सेलर के पास जाते हो कोई आर्टिकल परचेज करने के लिए, तो आर्टिकल सेलर क्या बोलता है? आर्टिकल दूंगा, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इसके साथ एक और लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया था आर्टिकल परचेज करने के लिए चार्जर, ठीक है। दुकान वाला बोलता है चार्जर तभी दूंगा जब तू मोबाइल फोन लेगा।
समझा? मुझे बताओ, फोर्सफुली आर्टिकल सेल हो रही है नहीं हो रही है? जबरदस्ती आपको सेल किया जा रहा है, इट्स अ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। याद रहेगा? देखो मैंने नीचे टाई इन एग्रीमेंट को डिफाइन किया है। एन एग्रीमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर गुड्स। ऐसा पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट करती थी बेटा, अभी नहीं करती, पहले होता था ऐसा। जब हम घर में सिलेंडर लेते थे ना गैस का, वो किससे मिलता है? गवर्नमेंट से। क्या मार्केट में ऐसा सेल होता है? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट उस टाइम फोर्स करती थी कि अगर आपको ये लेना है तो आपको साथ में स्टोव भी लेना पड़ेगा, मतलब चूल्हा भी उन्हीं से परचेज करना पड़ेगा। लेकिन आज आप जाओ, आज गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ठीक है तुम सिलेंडर बुक कर लो, चूल्हा जहाँ से लेना है ले लो। समझा? ये बदलाव कब आया? जब ये कंपटीशन एक्ट आया। ठीक है, सेकंड आ जाओ, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। अब इसके सेंटेंस को पढ़ना बेटा, क्या लिखा हुआ है? एन एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर द परचेजर इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर और एनी अदर पर्सन। मतलब क्या? आपको सिर्फ मेरे ही गुड्स में क्या करना है? डील करना है। मेरे गुड्स के अलावा किसी और पर्सन की गुड्स परचेज नहीं करनी है। इसको क्या बोलते हैं? इट्स एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। तो बोला ये भी क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव। अगेन यहाँ पे क्या हो गया? अगर मान लो मैं कस्टमर को ये बोल दूं तुझे सिर्फ मेरे से आर्टिकल खरीदनी है, तो क्या कट कर दिया मैंने? कंपटीशन। तो क्या आ गया मार्केट में? मोनोपोली। तो क्या बढ़ जाएगा? प्राइस। तो इससे नुकसान किसका होगा? कंज्यूमर का। और हमारा ये लॉ क्या बोलता है? नुकसान किसका नहीं होना चाहिए? कंज्यूमर का नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? थर्ड आ जा बेटा, नेक्स्ट पेज पे। थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। ठीक है, लॉ मेकर क्या बोलता है? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट का मतलब होता है आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इससे अगेन क्या हो जाएगा बेटा? उस मार्केट में मजबूर हो जाएगा कौन? कंज्यूमर, उसी आर्टिकल को खरीदने के लिए। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि दूसरा आर्टिकल मार्केट में आ ही नहीं रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ बेटा, बिहार में, अच्छा मुझे बताओ, आज के दिन घर बनाने के लिए सीमेंट परचेज करता है, डिफरेंट कैटेगरी के सीमेंट आते हैं, लेकिन आज भी बिहार में एक या दो ही ब्रांड की सीमेंट आती है। इसका मतलब क्या है? बिहार का मार्केट मोनोपोली हो गया। आपको उस सीमेंट के अलावा कोई दूसरा सीमेंट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बिहार में बेटा सॉफ्ट ड्रिंक की भी मोनोपोली है। बिहार में सॉफ्ट ड्रिंक की भी मोनोपोली है। ठीक है, वहाँ पे उजला काला नाम से बेचा जाता है सॉफ्ट ड्रिंक। उजला काला, उजला मतलब स्प्राइट, ठीक है, काला मतलब पेप्सी, कोक। ठीक है, तो वहाँ पे रूल है, शादियों में बेटा ठंडा पिलाया जाता है, करेक्ट है? तो वहाँ का रूल है कि अगर तुझे उजला चाहिए तो 2 काला लेना पड़ेगा। एक उजला पे 2 काला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दोनों को मिक्स करके पीने का? नहीं, एक उजला पे 2 काला, क्योंकि बिहार के लोगों को उजला बहुत पसंद है। ठीक है, उजला मतलब स्प्राइट बहुत पसंद है। ठीक है, तो स्प्राइट वहाँ के लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से कोक और पेप्सी बिक नहीं पाती। ठीक, तो मैं अभी पिछले साल जब लॉकडाउन में गया था, पिछले साल गया था, तो मेरा छोटा भाई जब भी दिल्ली से आता है थोड़े टाइम के लिए गांव में, तो खाली नहीं बैठता, 100-200 रुपये की कोई ना कोई धंधा शुरू कर देता है। ठीक है, कर रहा है IAS की तैयारी, और जब भी गांव आता है तो खाली नहीं बैठता। उसको खाली बैठना अच्छा नहीं है, तो 100-200 रुपये का कोई भी धंधा शुरू कर देगा, रोड पे ही लेके बैठ जाएगा। उसको शर्म नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, गांव गया, अब जैसे अभी दिवाली का टाइम होगा, तो दिवाली से 1 महीने पहले, 1 महीने 15 दिन पहले वो गाँव जाएगा। अब गाँव जाएगा तो वहाँ पर 2 चीज़ शुरू करेगा धंधा, पटाखे का। 2 से 3 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट डालता है और सेल वेल करके 10,000 रुपये बना के लेके जाता है फिर से बाहर। तो ऐसा उसका सिलसिला चलता रहता है। तो जब मैं गया तो वो उस टाइम पेप्सी बेच रहा था, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था। तो मुझे बोलता भाई चलेगा मेरे साथ आज? मैंने बोला चल। तो जब मैं गया पेप्सी वाले के पास, तो एक बंदा और वहाँ पे खड़ा था पेप्सी लेने के लिए। ये पहुँचा, ठीक है, तो अंदर गया, अंदर से बाहर आ गया खाली। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता भाई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो बाहर एक बंदा खड़ा था, उसको चाहिए था स्प्राइट, लेकिन वो क्या बोला, भाई एक स्प्राइट लेना है तो काला लेना पड़ेगा, एक 24 का आता है ना, तो अगर तुम स्प्राइट ले रहे हो 24 वाला, तो एक काला भी 24 का लेना पड़ेगा। तो मेरा भाई बोला मुझे भी तो स्प्राइट ही चाहिए। एक काम करते हैं, तू स्प्राइट ले, स्प्राइट के साथ वो क्या दे देगा, काला, अपन आधा आधा बांट लेंगे।
मतलब तुझे भी स्प्राइट हो जाएगा, स्प्राइट के साथ मुझे भी काला मिल जाएगा, और तुझे स्प्राइट चाहिए था तुझे भी काला आधा आधा मिल जाएगा। मैंने बोला भाई ये तो गलत है। बोलता हाँ भाई यहाँ पे रूल ही यही चल रहा। तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला भैया एक स्प्राइट का वो चाहिए, कैरेट चाहिए। बोला ठीक है, स्प्राइट निकाल के दिया, साथ में ऊपर कोक रख दिया। मैंने बोला स्प्राइट चाहिए। बोलता नहीं नहीं, स्प्राइट के साथ कोक लेना पड़ेगा आपको। मैंने बोला क्यों, गलत है ये तो। बोला नहीं, यहाँ का ऐसा ही रूल है। मैंने बोला भाई गलत कर रहा है तू, सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट तू गलत कर रहा है, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट। वो डर गया, बोलता है भाई आप कौन हो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ कि तू गलत कर रहा है, ठीक है। बोला भाई हमारे हाथ में नहीं है, हमें ही पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लोगों को फोर्सफुली हम सेल कर रहे हैं, बट यहाँ का मार्केट ही ऐसा है जहाँ पे ये आर्टिकल नहीं लोगे तो वो आर्टिकल लेना ही पड़ेगा। तो आज भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन का वायलेशन नहीं हो रहा, आज भी हो रहा है। बिहार एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक में पूरा कंपटीशन है, सॉरी मोनोपोली है, समझा। वहाँ पे आज भी क्या हो रहा है, टाई इन एग्रीमेंट। चलो तीसरा देखो, चौथा रिफ्यूजल टू डील। ये अलग कहानी है बेटा। मान लो कुशल एक शॉपकीपर है, ठीक है, इसके पास जो आर्टिकल में डील करता है वो आर्टिकल रहता है, लेकिन एक कस्टमर का चेहरा देख के आर्टिकल देता है। जिसका चेहरा पसंद आया उसको देगा, जिसका चेहरा पसंद नहीं आया उसको नहीं देता है। तन्वी को तो कुछ भी नहीं दूंगा। समझ में आ रहा? तो जिसका चेहरा पसंद आया उसको देता है, जिसका चेहरा नहीं पसंद आया उसको नहीं देता। मुझे बताओ गलत कर रहा? एक के साथ डील कर रहा है और एक के साथ डील नहीं कर रहा। अगेन मार्केट में क्या क्रिएट हो रही है बेटा, मोनोपोली क्रिएट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। एक बात मुझे बताओ, मैंने कुशल को आर्टिकल बेच दिए और मैंने क्या बोला, कुशल सुन आगे तो इसको 20 रुपए से कम में नहीं बेचेगा, कम में बेचेगा तो मैं आर्टिकल वापस ले लूंगा। ये क्या बोलेगा? एक बात बता, तूने आर्टिकल मुझे दे दिया ना, अब मेरी मर्जी, मैं 20 में बेचूं या फ्री का बांटूं। समझ में आ गया? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर आप रीसेल सेल मेंटेनेंस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो ये भी क्या है बेटा, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। याद रहेगा 5 बातें, बताओ बिना देखे बताओ। पहला टाई इन एग्रीमेंट, दूसरा एक्सक्लूसिव सप्लाई, तीसरा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा रिफ्यूजल टू डील, और पांचवा सेल प्राइस। इन पांचों में से किसी भी टाइप की तूने हरकत कर दी तो मैं क्या बोलूंगा, इट्स अ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। इससे मार्केट में एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा। क्लियर है? पक्का? चलो ये था तुम्हारा सेक्शन नंबर 3। और देखो 3 के नीचे ही मैंने बिड ड्रिंक्स लिख रखा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 4 करके। नेक्स्ट पेज पे नहीं बेटा। हाँ अच्छा, एक सवाल आता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सर आप जब मार्केट में ऑडिट करने के लिए जाओगे कंपटीशन का, ऑडिट करने के लिए जाओगे कंपटीशन का, कैसे पता चलेगा ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है? क्या चेक करोगे जो आपको पता चल जाएगा क्या कि सेक्शन 3 का वायलेशन हो रहा है? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे आपको पता चल जाएगा सेक्शन 3 का वायलेशन हो रहा है। देखो मैंने फैक्टर क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिए, लिखा हुआ हेडिंग बना के बिड ड्रिंक्स के नीचे देखो, फॉलोइंग फैक्टर्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर एन एग्रीमेंट हैज अ एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट और नॉट। रट्टा मार के जाना, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। टोटल मैंने 6 फैक्टर्स लिखे हैं बेटा। अगर ये 6 एग्रीमेंट तुझे मार्केट में दिख जाए, समझ जाना क्या है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। देखो क्या क्या, पहला क्रिएशन ऑफ बैरियर्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट। मतलब क्या, तुम नए सेलर को नहीं आने देते हो। बताओ नए सेलर को नहीं आने दोगे तो क्या होगा, बायर ज्यादा सेलर कम, तो क्या बन जाएगा, मोनोपोली, कंपटीशन कट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर आउट ऑफ द मार्केट। तुम लोग मार्केट में जानबूझ के ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो ताकि कंपटीशन बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए, कंपटीशन बाहर निकल जाए। तो बोला ये भी क्या है बेटा, मोनोपोली को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फोरक्लोजर ऑफ कंपटीशन बाय हिंडरिंग इनटू द मार्केट। फोरक्लोजर मतलब कंपटीशन को कट कर रहे हो। अब बताओ कंपटीशन कट कैसे होता है, कंपटीशन कट कैसे होता है, भाव कम करके, भाव कम करके, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनो बेटा, एक होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग, आगे समझाऊंगा। प्रीडेटरी प्राइसिंग इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट से कम पे बेचना, कॉस्ट से कम पे बेचना। एक बात मुझे बताओ, जब कॉस्ट से कम पे बेचोगे तो जो कंपटीशन होगा तो मार्केट से बाहर ही चला जाएगा ना। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट एक्रूअल ऑफ बेनिफिट टू द कंज्यूमर। इसमें तो हमारी इंडियन मार्केट माहिर है। आप देखते हो एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री होता है,
होता है ना, वो नालायक फ्री को भी सेल में डाल देते हैं। जिसने फ्री देख लिया उसको हम दे देंगे, और जिसने फ्री नहीं देखा उसको नहीं देंगे। तो वो आर्टिकल किस में डाल देंगे अपन? सेल में डाल देंगे। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। सबसे ज़्यादा वायलेशन जो है ना इसका कॉम्पिटिशन एक्ट का करती है बेटा ये फेयर एंड लवली। वो मार्केट में आई है चीटिंग करने के लिए, उसका कोई इमेजिनेशन नहीं है जितना ज़्यादा वो कंज्यूमर को धोखा देती है। सिर्फ वो क्या चेंज करता है बेटा, रैपर, अंदर का क्वांटिटी मटेरियल सब सेम होता है, ठीक है। और जितना वो कमिटमेंट करता है ना, आज तक पूरा नहीं हुआ है। जितना उसने कमिटमेंट किया, अगर वो कमिटमेंट पूरा कर देता तो इंडिया के सारे लोग अंग्रेज नहीं बन जाते। मोस्टली आजकल तो उस लालच में बॉयज़ ने भी फेयर एंड लवली लगाना शुरू कर दिया, उसी लालच में। वही लालच था जिसकी वजह से बॉयज़ ने भी फेयर एंड लवली लगाना शुरू किया, ठीक है। आपको पता है पहले एक ऐड आता था फेयर एंड हैंडसम का, जिसमें वो शाहरुख खान वो घाघरा पहन के आता था ना, मैं देखा था मैंने वो ऐड। कौन सा? इमामी का ऐड था फेयर हैंडसम वाला, हाँ ठीक है, जिसमें वो घाघरा पहन के आता था, लेकिन जैसे ही फेयर हैंडसम लगाता था घाघरा हट जाता था, वो लड़के की तरह घूमता था, ठीक है। तो ये ऐड आया था फेयर लवली के। ऐसे बहुत सारे ऐड्स है बेटा जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी क्या लगा दी, बैन। सबसे अच्छा ऐड तो उसका ये था, ऐड में उसने लिया किसको था? ओ यामी गौतम। नालायक खुद दूध से ज्यादा गोरी है, उसके ऊपर तुम ऐड बना रहे हो। क्रिस गेल को लो, अगर क्रिस गेल गोरा हो गया तुम्हारे फेयर लवली से तो देखो वेस्ट इंडीज वालों को लो, साउथ अफ्रीका वालों को लो। तो आप ये फालतू का ऐड बना रहे हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी क्या लगा दी बाद में बेटा, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। आज के दिन देखा होगा आपने फेयर एंड लवली के ऐड नहीं आते, फेयर एंड लवली के ऐड आज के दिन नहीं आते। पहले तो उसके ऐड बहुत अजीबोगरीब आते थे। एक ऐड मैंने ऐसा देखा था, एक लड़की थी तो वो यामी गौतम के बाद मायूस होके आई, पूछा क्या हुआ, पापा ने बोला शादी करने को। यामी गौतम ने ऐसा हाथ खोला और उसमें से फेयर एंड लवली निकला, ठीक है, बोला इसको लगाओ, ठीक है, उसने लगाया। 2 दिन में पापा बोल रहे नहीं तुम जॉब करो, समझा। तो ये फालतू के ऐड जो है ना बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रमोशन ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज के दिन बेटा इंडिया में क्या होता है, प्रोडक्ट में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता, बस प्रोडक्ट की रैपरिंग चेंज करते हैं और हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल न्यू है, आर्टिकल न्यू है। तो लॉ मेकर ने बोला ये सब क्या है बेटा, कंपटीशन को चेक करने का तरीका है, यानी किसको चेक करने का, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को चेक करने का तरीका है, ठीक है। चलो, कभी कभी आपने देखा होगा लोग मार्केट में आने के लिए सबसे पहले एक ऑफर इशू करते हैं, और जब मार्केट में छा जाते हैं तब फिर इसी का भाव बढ़ा देते हैं। इसको बोलते हैं एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। लेकिन ध्यान से, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का फंडा तब लगता है जब आप मार्केट के लीडर हो, जब आप मार्केट के लीडर हो। अगर आप मार्केट के लीडर हो तो ही क्या लगेगा बेटा, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का फंडा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मार्केट के लीडर नहीं हो, आप न्यू एंट्रेंट्स हो मार्केट में, तो सेक्शन 4 अप्लाई मत करना। सेक्शन 4 कब अप्लाई करना, जब आप मार्केट के लीडर हो और फिर आपने अपनी पोजीशन का क्या किया, नाजायज फायदा उठाया, ठीक है। देखो, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कब होगा, इंपोजिंग अनफेयर कंडीशन और प्राइस। अब क्या कर रहे हो तुम, डोमिनेंट पोजीशन बना लिया, अब आपको पता है कि अब मेरे सिवा कस्टमर कहीं और जाएगा नहीं। अब क्या करने लगा, उसका एडवांटेज। क्या एडवांटेज लेने लगे, अनफेयर प्राइस चार्ज करने लगे, अनफेयर कंडीशन डालने लगे, बोला ये खरीदना है तो ये लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का। सेकंड पॉइंट, 1500 करोड़ का। हाँ, जियो को मारना चाहिए ना, जियो के ऊपर भी लगा, नहीं जियो के ऊपर नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि पता है ना औकात नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जियो ने कंपटीशन का वायलेशन नहीं किया है। बहुत सारे कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनका मैंने यूट्यूब लेक्चर्स भी देखा है, सब बोलते हैं कि जियो ने कोई कंपटीशन का वायलेशन नहीं किया, बट जियो ने कंपटीशन का वायलेशन किया है, ठीक है। सबसे पहले जियो ने हाँ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं किया, क्योंकि जियो जिस टाइम मार्केट में आया उस टाइम वो मार्केट में था ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ जियो ने एक बार प्राइस की थी, प्रिडेटिव प्राइसिंग का वायलेशन किया था, प्राइस से भी कम भाव पे फोकट में दिया, फोकट में सिम बांटा, फोकट में सिम बांटा। पहले सिम का कॉस्ट था, फोकट में क्या बांटा, सिम। और उसके ऊपर लालच क्या दिया, सिर्फ यंग ब्लड को पकड़ा। किसको पकड़ा, उसका टारगेट था ओनली यंग ब्लड, लेकिन यंग ब्लड के साथ बूढ़े भी आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि डाटा फ्री दिया। और डाटा फ्री देने के बाद जियो की प्लानिंग देखो, डाटा फ्री दिया, 1 महीने बाद
जियो के सिम का कॉस्ट होने लगा। पहले सिम फ्री था, फिर जियो के सिम का कॉस्ट होने लगा और उसके साथ फिर डाटा का चार्ज होने लगा 49। पहले फ्री था, ठीक है, 1 या 2 महीने फ्री रहा, फिर कितने का हो गया वो डाटा? 49 का, फिर 99 का, फिर 149 का, फिर 199 का, फिर 249 का, फिर 299 का, फिर 349, 399, आज सेम डाटा 799। यानी जियो ने सिर्फ 2 साल के अंदर में 1400% से कॉस्ट बढ़ाई है। खुला देख रहा है तो फिर कॉम्पिटिटर्स ने केस किया तो केस क्यों नहीं जीता? नहीं कर सकते ना बेटा, कंट्री ही वही चला रहा है भाई। गवर्नमेंट की भी औकात नहीं है कि उनके खिलाफ जाए, हैसियत नहीं है उनकी कि उनके खिलाफ वो एक सवाल जाके बोल के देखो। सबसे पहला वो क्या रोक देगा? पॉलिटिकल फंडिंग। और पॉलिटिकल फंडिंग रुक गया मतलब पॉलिटिशियन की सांसें रुक गई। पॉलिटिशियन आज किसके ऊपर चल रहा है? ओनली पॉलिटिकल फंडिंग। मैं खुला बोलता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट की हैसियत नहीं है इंडिया को चलाने की, बिल्कुल नहीं है। तो मोदी तो अभी अडानी के साथ है ना, किसी के साथ भी हो, जिधर पैसा उधर है, किसी के भी साथ भी हो, ठीक है। इंडिया को सिर्फ चला कौन रहा है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जैसा बोलते हैं गवर्नमेंट वैसा करता है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए बेटा, उनको पता है कि हमारी औकात बिल्कुल नहीं है कंट्री को रन करने की, क्योंकि हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? बिजनेसमैन को बोल देते हैं आप ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और हम क्या कर देंगे? आपको खुला छूट दे देंगे। आप मुझे बताओ, CSR कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। CSR कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। दूसरा, टैक्स कौन भर रहा है? बिजनेसमैन। ठीक है, कंट्री को चला कौन रहा है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कौन दे रहा है? बिजनेसमैन। गवर्नमेंट क्या दे रही है? जुमला बोलना, फेंकना। गवर्नमेंट का काम ही फेंकना। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए बेटा वो फेंकती है। इसलिए बेटा रिलायंस के ऊपर तो ये सब चीजें अप्लाई करना है, उसके लिए क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो ये है तुम्हारा बेटा, देखो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है प्रीडेटरी प्राइसिंग, लिख दो वहां पे, लेस देन कॉस्ट, लेस देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मान लो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रहा है 2 रुपए का, तुम आर्टिकल बेच रहे हो 1.5 रुपए में, कर क्या रहे हो तुम? क्या मार्केट में एंटर करने के लिए डिस्काउंट ऑफर्स तो दे सकते हैं? तो डिस्काउंट कितना देगा? कॉस्ट से भी कम। अगर भाव टू भाव बेचा तो हाँ तो ठीक है, प्रीडेटरी प्राइसिंग तब होती है जब भाव से कम जाता है। और इससे क्या होगा? भाव टू भाव से कम बेचोगे तो क्या होगा? जो बंदा होगा एग्जिस्टिंग वो क्या करेगा? मार्केट छोड़ के चला जाएगा, और जब मार्केट छोड़ के चला जाएगा तो तुम क्या बढ़ा दोगे? प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटिंग प्रोडक्शन, मार्केट और टेक्निकल डेवलपमेंट। तुमने प्रोडक्शन की लिमिट लगा दी, बताओ क्या कर दिया तुमने? कार्टेल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएटिंग बैरियर्स, मतलब नए सेलर को आने नहीं दे रहे हो, अगेन क्या बना हुआ है? कार्टेल बना हुआ है। देन अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था, कुशल ने बिजनेस खोला, हर एक कस्टमर का साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं हर एक कस्टमर को अलग अलग बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या हो गया? हर एक कस्टमर को क्या मिल रहा है? डिसिमिलर कंडीशन मिल रहा है। नेक्स्ट, डिनाइंग मार्केट एक्सेस, तुम किसी को मार्केट में एंटर नहीं करने देते। अब कुशल को पता है अंधेरी वेस्ट पूरा मेरा है, 100 बॉडीगार्ड तैनात कर रखे, बस कोई आके दिखा दे, समझा? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। एंड लास्ट, यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज ऑफ अनदर मार्केट। होता है ना कभी कभी, अपने मूवी वगैरह में देखा होगा, एक राउडी होता है जिसके पूरी मार्केट में उसी का बोर्ड लगा होता है, जो भी बंदा होगा सब उसको क्या देगा? चंदा वसूल करेगा। तो ये सब क्या होता है बेटा? डोमिनेंट पोजीशन का एडवांटेज लेना। याद रहेगा तो ध्यान से। ये लॉ कब लगेगा? जब तुम मार्केट के लीडर हो और फिर तुमने जाके ये सब चीजें किया तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अपने आप मोनोपोली क्रिएट हो गई है। अपने आप कभी नहीं होता। 6171 में बैठो। क्यों होता है ना? अगर सामने प्रोडक्ट अच्छा है उसका मोनोपोली क्रिएट हो जाता है ना? नहीं होता, मोनोपोली क्रिएट करते हैं लोग, अपने आप नहीं होता। मोनोपोली क्रिएट करते हैं। अब अगर मार्केट में वो गुड्स ही है क्या, उसको बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो इनिशियल में मोनोपोली रहेगा, लेकिन जैसे वो गुड्स मार्केट में, सब बनाने वाला कोई नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे ही मार्केट में जब उसकी सब्स्टिट्यूट आनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? मोनोपोली खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तुम क्या करो? नया एंट्रेंस को आने नहीं दे रहे, मतलब उसका ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट तो मार्केट में आने नहीं दे रहे, तो क्या हो जाएगा? इट्स ऑल्सो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। याद रहेगा। तो सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ था? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? कौन से फैक्टर से पता लगाएंगे कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है? और सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ये लॉ कब लगाओगे?
जब आप मार्केट में ऑलरेडी हो। ठीक है, तो मुझे बताओ रिलायंस के ऊपर क्या अब्यूज वाला कंसेप्ट लगेगा? नहीं, लेकिन रिलायंस के ऊपर क्या प्रेडिक्टिव प्राइसिंग लगेगा? यस। समझ में आया नहीं आया? पक्का? तो ये खत्म हो गया बेटा तुम्हारा सेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अब आते हैं बेटा सेक्शन 5 और सेक्शन नंबर 6। ये डील करता है कॉम्बिनेशन को। ये डील किसको करता है बेटा? कॉम्बिनेशन को, एक्विजिशन को, मर्जर को। चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा। जब जियो मार्केट में आया सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के जितने भी लोग थे सब मार्केट से चले गए। राजा कौन बच गया? जियो। अब इस जियो को कंपटीशन देने के लिए कौन से दो थे? पीछे वाले से भी तकलीफ है अभी तुमको, खा नहीं जाएगा वो कौन। जियो को कंपटीशन देने के लिए कौन से दो लोग थे? एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया, यही थे। एयरटेल जियो को पक्का कंपटीशन दे रहा था, लेकिन कौन नहीं दे पा रहा था? वोडाफोन और आइडिया। क्यों? क्योंकि वो दोनों कंपनी अपने ही लॉस में चल रही थी। अब वो दोनों कंपनी को मार्केट में टिकना था। ठीक है, आइडिया के पास फंड थे, किसके पास फंड नहीं था? वोडाफोन कहाँ की कंपनी? आउटसाइड इंडिया की। दोनों ने अपने आप को क्या कर लिया? मर्ज कर लिया, वीआई बना दिया आज। अब क्या कर रही है? जियो को टक्कर दे पा रही है। और इसे पता है गलती किसकी है? कंज्यूमर की। एक बात बताओ, जियो मार्केट में नया आया था, ऑब्वियसली सी बात है उसके इंटरनेट पे कोई लोड ही नहीं था। लोड ही नहीं था तो क्या होगा? स्पीड अपने आप फास्ट होगा। तो लोगों को क्या लगा? नहीं अपन जियो बहुत अच्छा दे रहा है। आज जियो बताओ पैरेलल लाइन पे ही चल रहा है, जैसा एयरटेल है। आज सबसे अच्छा कौन सा चल रहा है? वोडाफोन। क्यों? कस्टमर कम हो गए। कस्टमर कम हो गए तो इंटरनेट पे लोड कम पड़ा। तो ऑब्वियसली क्या होगा? स्पीड ज्यादा होगा। अब जैसे कुछ जगह पे जियो काम नहीं करता, कुछ जगह पे एयरटेल काम नहीं। एयरटेल तो वो तो अपने ही दुनिया में रहता है। वो जब आई थी ना उसकी ऐड करने वाली लेडी, वो छोटे बालों वाली, वो जब लेडी आई थी उसका तो आतंक ही अलग था। उस लेडी ने ऐड जोरदार किया था, लेकिन जब एयरटेल मार्केट में आया था तो ऐड पता कैसा था उसका? लेडी का आती थी और वो बोल दीजिए ऐसे आप दरवाजा खोलोगे ना आपको ऐसे ऐसे टावर दिखेंगे, ऐसे एयरटेल दिखेंगे, नेटवर्क दिखेगा। ठीक है, समझ जाना आपका टावर बहुत है। ठीक है, और क्या बोला था? लद्दाख में जाके नालायक ने कनेक्टिविटी किया था। बहंदर में तो पकड़ता नहीं है, लद्दाख की बात कर रहे हो क्या? जो भी हो भाई, इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो ना मार्केट को। ट्राई करो फिर विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं, वो घड़ी का है बेटा, वो घड़ी इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो घड़ी का है। पहले इस्तेमाल करो फिर चलो अब सब ट्राई करो फिर ये नहीं वो घड़ी का है। वो ओकला ने भी प्रूव कर दिया है कि उसके इंटरनेट का स्पीड बहुत ज्यादा है। किसके? एयरटेल के। किसने प्रूव कर दिया? अरे है कोई तो भी। चलो अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 5 और 6। छोटा सा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट करवाऊंगा, इसमें अमाउंट चेंज हो गया। सुनो, लॉ मेकर क्या बोलता है, अगर आप कंपटीशन एक्ट में मर्ज होना चाहते हैं तो आपका टर्नओवर और आपका पेड अप शेयर कैपिटल एक पर्टिकुलर लिमिट तक होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल इस पर्टिकुलर लिमिट तक होगा तो ही आपका मर्जर पॉसिबल है, अदरवाइज आपका मर्जर पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो आप लोग सीधा नेक्स्ट पेज पे जाइए और देखिए वहाँ पे कुछ अमाउंट्स लिखे गए हैं। अभी उस अमाउंट में मैं आपको कुछ चेंज करवा रहा हूँ, फटाफट वो चेंज वाला लॉ लिखो। मैं 2 जगह पे चेंज करवाऊंगा, बाकी सब जगह पे आप घर पे चेंज कर लेना। मैं बता दूंगा कैसे चेंज करना है। चलिए बेटा, आप देखो पेज नंबर 8 के सबसे टॉप में पॉइंट नंबर 1, पेज नंबर 8 के सबसे टॉप में पॉइंट नंबर 1, उसमें बेटा आप देखो 1000 करोड़ और 3000 करोड़ लिखा हुआ है। 1000 करोड़ को 2000 कर दीजिए और 3000 करोड़ को 6000 कर दीजिए, यानी डबल कर दीजिए। ठीक है, चलो बी पॉइंट में चेंज करना। बी पॉइंट में देखो बेटा आपको लिखा हुआ है
500 मिलियन, 500 मिलियन लिखा हुआ है, उसको चेंज कीजिए, उसको लिखिए 1 बिलियन, और जो 500 करोड़ है उसको कर दीजिए 1000 करोड़। ठीक है, और उसके नीचे देखो लिखा हुआ है बेटा 150 मिलियन, उसको कर दीजिए 3 बिलियन, और जो 1500 करोड़ है उसको कर दीजिए 3000 करोड़। कर दिया? चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे। जो 4000 करोड़ है उसको 8000 कर दीजिए, और जो 8000 करोड़ 12000 करोड़ है उसको 24 कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से बी पॉइंट में जो 2 बिलियन है उसको 4 बिलियन कर दीजिए, और जो 500 करोड़ है उसको 1000 कर दीजिए। फिर बी पॉइंट में 6 बिलियन को 12 बिलियन कर दीजिए, और जो आपका 1500 है उसको 3000 कर दीजिए। यानी सब अभी क्या हो गया बेटा? डबल। सब अभी क्या हो गया? डबल। क्लियर है? चलो अब समझना, लॉ मेकर क्या बोलता है, कोई भी दो एसोसिएशन का कॉम्बिनेशन तब हो पाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग में जब उसका टर्नओवर इस लिमिट पे होगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द पार्टीज टू द एक्विजिशन जॉइंटली हैव आइदर इन इंडिया द एसेट ऑफ वैल्यू ऑफ मोर देन 2000 करोड़ और टर्नओवर मोर देन 6000 करोड़। क्लियर है? लेकिन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, देखो सिर्फ इंडिया में इतना होना चाहिए। अब मुझे बताओ वोडाफोन कहाँ की है और इंडिया आइडिया कहाँ की है? तो बोला इंडिया में आपका कितना होना चाहिए? 2000 से 6000। अब दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? तो 1 बिलियन, 3 बिलियन था ना बेटा, वो 500 मिलियन को कितना लिखवाया था मैंने? 1 बिलियन, 1 बिलियन और 1000 करोड़, यही था ना। और दूसरे में क्या लिखवाया था? 3 बिलियन और 3000 करोड़, यही लिखवाया था ना। तो अगर इतना एसेट और इतना टर्नओवर होगा तो ही आपका कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। पॉइंट नंबर 2 देखो, ग्रुप के ऊपर, मतलब वो कार्टेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लीगल कार्टेल नहीं, कौन सी कार्टेल? लीगल कार्टेल। ठीक है, तो लीगल कार्टेल में कितना है? 8000 करोड़ और 24000 करोड़। और फिर सेकंड वाले पॉइंट में यानी इंडिया और आउट इंडिया दोनों मिला के कितना है? 3 बिलियन ना, 4 बिलियन और 1000 करोड़ और 12 बिलियन और 3000 करोड़। क्लियर है? ये जितना पहले पॉइंट में मैंने चेंज करवाया वही पॉइंट नंबर बी में आप एज इट इज चेंज कर देना। देखो सेम चीज लिखा हुआ है, बस फिगर वैसे ही चेंज करना पॉइंट नंबर बी में, और पीछे देखो पॉइंट नंबर सी लिखा हुआ है, उसमें भी ऐसे ही चेंज करना है। याद रहेगा, जो चेंज मैंने पॉइंट नंबर 1 में करवाया सेम चेंज पॉइंट नंबर बी में भी करना है और पॉइंट नंबर सी में भी करना है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन पूछता है तो यही लिख के आना, याद रहेगा। अब एक बात मुझे बताओ, ये लिमिट किसने बना रखी है? गवर्नमेंट ने। तो इस लिमिट के ऊपर कंट्रोल भी कौन रखेगा? गवर्नमेंट। तो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट निगरानी रखेगी कि आप इस लिमिट का कहीं वॉलेशन तो नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हो गया? तो ये आपका बेटा सेक्शन 5 और सेक्शन 6 बहुत ही सिंपल सेक्शन था। मेन सेक्शन आपका कौन सा है? 3 और 4। 3 में क्या था? एंटी कॉम्पिटिटिव। 4 में अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। 5 में कॉम्बिनेशन। 6 में रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगली क्लास में बेटा अपन पढ़ेंगे 7 से। 7 डील करता है सीसीआई को। क्लियर है? यहां तक रट के आना अच्छे से। चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट मारूंगा इसका मैं, क्योंकि ये बहुत वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, 25 नंबर का टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का। नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं।